आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो समास, पहले हम समास को तोड़कर देखते हैं। समास आखिर है क्या? समास यानी कि सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है रखना, समीप रखना। इसे हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। दो शब्द हो सकते हैं या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, राजपुत्र, दशानन आदि। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव। यथासंभव है संभव के अनुसार। इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो पहला पद होता है वो उपसर्ग के रूप में भी जाना जाता है, उसे हम उपसर्ग भी कहते हैं। यथासंभव, संभव के अनुसार। या फिर बेरहम, बिना रहम का। बेरहम यानी कि बिना रहम का। बे है वो यहाँ उपसर्ग का काम भी कर रहा है। उसके बाद आजीवन, जीवन भर। उसके बाद है प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि हर दिन आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द अव्ययभाव में आते हैं। तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और पूर्व पद यानी कि पहला पद गौण माना जाता है, लेकिन अंतिम पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि ये समस्त पद है। अगर इसको हम विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करते हैं तो होगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। और सबसे बड़ी बात है इसमें तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह आते हैं। जैसे कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी। तो पहला कर्ता नहीं आता है और अंतिम संबोधन नहीं आते हैं। बीच के जो चिन्ह होते हैं वो तत्पुरुष समास में यानी कि 6 चिन्ह इसमें आते हैं। मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कारक के चिन्ह। सबसे पहले कारक के चिन्ह। कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, रा रे री भी आता है, गा गे गी भी आता है। तो संबंध का के की, अधिकरण में और पर। सबसे अंतिम आता है संबोधन। संबोधन हे, अरे,
अजी, जिसमें अगर हम तत्पुरुष समास में देखते हैं तो पहला कर्ता ने नहीं आता है और अंतिम संबोधन नहीं आता है। बीच के जो कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर तो इतने 6 चिन्ह है वो आते हैं तत्पुरुष समास में। हमें कैसे पता चलेगा, हम एक बार देखेंगे। जैसे मैं फिर से यहां लिखना चाहूंगी तत्पुरुष समास। सेकेंड है तत्पुरुष समास। अब यहां देखना है विद्यालय। विद्यालय, अगर हम विद्यालय लिखते हैं तो क्या होगा, इसका विग्रह होता है विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो विद्या के लिए आलय, के लिए हमें मिल रहा है यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास में, यानी कि विद्यालय है वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। एक और समास में लिखना चाहूंगी पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, अब यहां देखना है पथभ्रष्ट, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, से आया है, से हम देख सकते हैं कहाँ है, तो से आ रहा है करण में भी और से आ रहा है अपादान में भी। अब हम कैसे समझेंगे पथ भ्रष्ट है वो करण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है? ये डेफिनेटली अपादान तत्पुरुष है। क्यों अपादान तत्पुरुष है? क्योंकि जब भी हम करण तत्पुरुष में जाते हैं, करण यानी कि जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जहां विग्रह होने का, जहां अलग होने का संभावना होती है वहां हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष, वहां अपादान कारक आता है, यानी कि ये जो है वो अपादान तत्पुरुष समास है। जहां अलग होने का समय आता है, अलग होने का बोध होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं, यानी कि पथभ्रष्ट है वो अपादान तत्पुरुष समास है। उसके बाद बाकी भी है, राजा का पुत्र ले सकते हैं, राजपुत्र के लिए राजा का पुत्र, अधिकरण, मेपर के लिए भी हम कोई समास ले सकते हैं। बहुत सारे समास को, ऐसा नहीं है समास हम एक बार पढ़ लिए तो हमारे दिमाग में आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा कहीं भी हम किसी वर्ड को देखते हैं, शब्द को देखते हैं, उसका विग्रह जरूर करके देखना चाहिए कि ये कहा जाता है। एक और वर्ड में देना चाहूंगी, देश निकाला। देश निकाला, देश निकाला कौन सा समास होगा? देश से निकाला, देश से निकाला, ये भी जाता है अपादान तत्पुरुष समास में ही। देश से निकाला, यस। बच्चों, अब हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संयोग होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महात्मा ज्यादातर देखा जाता है पहला पद है वो विशेषण होता है, यानी कि एडजेक्टिव। अगर हम महात्मा का विग्रह करते हैं तो क्या होगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा में हम देख सकते हैं महान है वो विशेषण है और आत्मा है वो विशेष्य है। इसीलिए कर्मधारय समास में अधिकतर पहला पद होता है वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है, और दूसरा पद आत्मा हम देख सकते हैं विशेषण है। और अगर हम कर्मधारय समास को लेते हैं, हमें देखना है विग्रह करने के बाद
कौन से चिन्ह आ रहे हैं और समस्त पद बनाने के बाद किन चिन्हों का लोप हो रहा है। तो एक तो हम देख सकते हैं है जो आता है, दूसरा के समान आता है, के समान भी आता है विग्रह करने के बाद, के समान जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। इस तरह से है जो आता है, के समान आता है, जैसा आता है और कभी कभी रूपी भी आता है, विग्रह करने के बाद। तो बच्चों अगर किसी भी समास को विग्रह करने के बाद अगर चिन्ह मिलता है जो, के समान, जैसा, रूपी, तो ये कर्मधारय समास हुआ। बच्चों अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में बात करेंगे। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोधक होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, जैसे अगर हम यहाँ लंबोदर लिखते हैं, लंबोदर, अगर इसका विग्रह करते हैं तो होता है लंबा है उदर जिसका पता नहीं चला, लंबा है उदर जिसका पता नहीं चला। अगर हम लिखते हैं अर्थात गणेश, अर्थात गणेश, फिर हमें पता चलता है ये बहुव्रीहि समास है। यानी कि जिस समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, आंसर है वो किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। उसके बाद मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। फिर हमें पता चलता है, हाँ, जैसे उत्तर पद आता है एक विशेष अर्थ लेकर आता है तो हम समझ जाते हैं यही आंसर है और हमें पता चलता है। तो समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ज्यादातर देखा जाता है इसमें भगवान के नाम आते हैं, बाकी नाम भी आ सकते हैं। जैसे निशाचर, निशा में विचरण करने वाले अर्थात राक्षस भी आ सकता है, निशा में विचरण करने वाले अर्थात राक्षस। अब हम एक एक करके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। यहाँ राक्षस आंसर को बता रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। उसके बाद पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। उसके बाद देख सकते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी को हम नीलकंठ के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास के। अब हम द्वंद्व समास के बारे में बात करेंगे। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता है वो समस्त पद है, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है माता और पिता। लाभ हानि, लाभ या हानि, इसे समास विग्रह कहा गया है और लाभ हानि को समस्त पद कहा गया है। द्वंद्व समास में अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में
जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है समस्त पद में उसका लोप हो जाता है और समास विग्रह में उन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें और आता है, या आता है, एवं आता है। जैसे लाभ या हानि, भाई बहन, भाई और बहन, लेन देन, लेन और देन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द्वंद्व समास के लिए। द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। द्विगु समास क्या है? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पहले पद में पूर्व पद यानी कि पहले पद में संख्यावाचक होता है, नंबर आते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं चौराहा, चौराहा, चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार। ये समस्त पद है, चौराहा है वो समस्त पद है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है चार राहों का समाहार। शताब्दी, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। चार राहों का समाहार और 100 वर्षों का समूह। चौराहा के लिए 4 राहों का समाहार होता है और शताब्दी के लिए 100 वर्षों का समूह होता है। तो हमें कैसे पहचान में आएगा, इसे हमें समाहार में डालना है या समूह में डालना है। इसके लिए भी एक ट्रिक है बच्चों। अगर किसी चीज को अलग न किया जाए वो समाहार होता है, लेकिन जिस चीज को हम अलग कर सकते हैं वो समूह होता है। जैसे 4 राहों का समाहार, जब 4 राह एक साथ मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसे समाहार कहा जाता है। लेकिन शताब्दी मैंने लिखा, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह है। एक वर्ष आते हैं और निकल जाते हैं, फिर दूसरा वर्ष आता है, फिर तीसरा वर्ष आता है, तो वर्ष को हम एक एक करके देख सकते हैं। तो इसीलिए ये समूह है। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दोपहर, एक दिन में ही एक पहर जाता है तो दोपहर आता है, तो दोपहर है वो समाहार होता है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण है वो, अगर एक जगह रखा है उस चूर्ण को हम अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए वो समाहार होता है। लेकिन अगर हम सप्ताह कहते हैं तो सप्ताह है उसे हम समूह में डाल सकते हैं। एक दिन जाता है, फिर एक दिन के बीतने पर दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, तो इसलिए इसे हम समूह कहते हैं। जो एक और समास आता है सिक्स समास के बाद, अगर हम देखें तो एक और है नन तत्पुरुष समास, जिसे हम तत्पुरुष में भी डाल सकते हैं, लेकिन अलग से हम काउंट नहीं करते हैं। 6 के बाद ये 7 है, ऐसा नहीं होता है। नन तत्पुरुष समास जिसमें निगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे असभ्य। असभ्य एक वर्ड है, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो होगा न सभ्य, न सभ्य। उसके बाद अधर्म, अधर्म यानी कि न धर्म, अधर्म यानी कि न धर्म, जिसका अगर हम विग्रह करते हैं तो न मिलता है। अगर हम समस्त पद देखते हैं तो ज्यादातर हम देख सकते हैं अ बिगनिंग में आता है, स्टार्टिंग में आता है। असभ्य यानी कि न सभ्य, अधर्म यानी कि न धर्म। इस तरह के बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसे हम नन तत्पुरुष समास कहते हैं।